अब देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आधारभूत संरचना जो है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। टोटल जो किलोमीटर की हम बात करें तो 62,15,797 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं। सीमांत इलाके जो होते हैं, जहां पर बॉर्डर एरिया जो होता है, जैसे पास में पाकिस्तान है, चाइना है ना, ऐसे इलाकों में, और जो बहुत दूर के इलाके होते हैं, उधर ये जो है सड़कें बनवाई जाती हैं। आप एक भाई जल परिवहन की अगर हम बात करें, यहां पर जो है ईंधन की खपत बहुत कम होती है। अगर आप देखोगे सबसे सस्ता हमारा परिवहन का माध्यम कौन सा है, तो आप देखोगे हमारा सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम जो है जल परिवहन है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो सर आज आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाने वाले हो। तो आज की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारा जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करवाने वाले हैं। सर एक बार तो बता दो ना कौन सा चैप्टर है। तो भाई पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई भूगोल का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अच्छा, पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी जो है इंपॉर्टेंट चीजों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है, हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। मतलब आप देखोगे हमारे देश में बहुत सारी जो है आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, और इन आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हमारे भारत का जो, या फिर किसी भी जगह की हम बात करें, भारत की नहीं मैं किसी भी जगह की बात करूं, तो एक जो आधारभूत संरचना जो होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बनना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के बारे में जो हम बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आधारभूत संरचना जो है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। जैसे जितने भी आप देश देखोगे उनका आपको उनकी आधारभूत संरचना जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी, आपको बहुत विकसित मिलेगी आपको, तभी वो देश जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ। तो इसी के बारे में जो हम बात करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जब बात आती है भाई जीवन रेखाओं के बारे में, तो देखो होता क्या है, जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में भाई हमारा खून वून दौड़ रहा है, भाई खून रुकना बंद हो जाएगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना। वैसे आप देखोगे कुछ हमारी जीवन रेखाएं जो होती हैं उनका होना बहुत जरूरी है, उनके बिना हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब इनकी बात, ये बात किसकी की जा रही है, तो बेसिकली यहां पर दो चीजों की बात की जा रही है। तो एक है हमारे यहां पर परिवहन, और दूसरा हमारा संचार। संचार और परिवहन जो होते हैं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में से एक है। तो सबसे पहले हम परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। परिवहन के बारे में बात करें, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही है। परिवहन की बात करें तो देखो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, बेसिकली या तो हम वायु से निकलेंगे, वायु से परिवहन करते हैं, है ना। या तो हम किससे करेंगे, या तो हम सड़क से करेंगे, या हम किससे करेंगे, या हम जल से करेंगे। तो अगर हम बात करें तीन तरह से जो हम क्या कर सकते हैं, परिवहन के तरीके हैं, तीन तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। एक तो जल के मार्ग से, है ना, जल मार्ग हो गया हमारा। एक हमारा क्या हो गया भाई, एक हमारा भूमि वाला जो मार्ग है, ठीक है ना। एक तीसरा हमारा क्या हुआ, तीसरा हमारा कौन सा हो गया, तीसरा हमारा वायु वाला हो गया। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सड़क परिवहन की, है ना, जो कि एक भूमि मार्ग से होके जाता है, मतलब भूमि का हिस्सा है। जो कि सड़क परिवहन की हम बात करें, रेल परिवहन की बात करें, ये भूमि के हिस्से हो गए हमारे। तो सबसे पहले सड़क परिवहन की बात करेंगे, उसके बाद हम रेल परिवहन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जल परिवहन के बारे में, और इसमें हम कुछ प्रमुख समुद्री पतंग जो है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम वायु परिवहन के बारे में जो है बात करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करें तो आप देखोगे सड़क परिवहन जो हमारे भारत का, वो दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द, मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा तो नहीं, सबसे बड़े में से एक है, सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। जैसे आप देखोगे तो टोटल जो किलोमीटर की हम बात करें तो 62,15,797 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। भारत की हम बात करें, उनकी मार्ग जो भारत में अलग अलग आपको जो सड़कें मिलेंगी, अलग अलग टाइप की सड़कें मिलेंगी, तो उनकी क्षमता के अनुसार जो हमने उन सड़कों को बांट दिया। जैसे हम सबसे पहले बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की हम बात करें, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद राजमार्ग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जिला मार्ग के बारे में बात करेंगे, अन्य सड़कों के बारे में बात करेंगे, सीमांत सड़कों के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में। इसकी अगर हम बात करें तो उसको मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, है ना। ये आपको बिल्कुल चतुर्भुज जैसे आकार का दिखेगा, है ना, जो किससे जोड़ता है किसको भाई, तो आप देखोगे दिल्ली से, है ना, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से हमारा मुंबई, है ना, और मुंबई से हमारा दिल्ली। तो इनको जो है जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कर रहा है। प्लस हम बात करें एक और यहां पर राजमार्ग होके जाता है हमारा उत्तर में श्रीनगर से होके, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और आप देखोगे पश्चिम में पोरबंदर से लेके जो कि गुजरात में है, और सिलचर तक जो कि आसाम में है। तो इसको जो है कनेक्ट करता है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। क्लियर हो। तो इसको आपको पता होना चाहिए। कौन इसको मैनेज करता है, इसका रखरखाव का काम कौन करता है, तो एनएचआईए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, क्लियर हो। तो इतनी चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग वो राजमार्ग होते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है भाई जो सुदूर के जो इलाके हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, आप देखोगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग का होता है। सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम देखें हमारा जो NH1 है, मतलब पहला जो हमारा जो राष्ट्रीय सड़क मार्ग जो था, NH1 जो था, वो कौन सा था, वो शेरशाह सूरी मार्ग है।
इसको शेरशाह सूरी द्वारा जो है सबसे पहले बनवाया गया था, जिसने हुमायूं को हराया था। और आप देखोगे ये कहां से कहां तक जाता है, तो दिल्ली से अमृतसर की तरफ जो है जाता है। क्लियर हुआ, दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। कौन इसको मैनेज करता है, इसका रखरखाव का काम, बनवाने का काम किसका होता है, तो आप देखोगे सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसका जो है रखरखाव का काम होता है। और ये किसके अंडर में रहकर काम करते हैं, तो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में रहकर काम करता है। फिर आता है हमारा राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि जो राज्य होते हैं हमारे, जो हमारे राज्य होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें राज्य की कैपिटल होती है, राज्य में एक राजधानी होती है। उस राजधानी को अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों के हिस्सों से जोड़ने का काम किसका होता है, अलग अलग राज्यों के जिलों से जोड़ने का काम किसका होता है, तो हमारे राज्य राजमार्ग का होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, तो आप बोल सकते हो कि जिला जो मुख्यालय जो होते हैं है ना, जिला मुख्यालय को जो है जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कों को है ना जिला मार्ग बोला जाता है। तो ये तो बाद में बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। राजमार्ग समझ में आ गया। चलिए, तो देखो, अच्छा इसको बनवाता कौन है, इसका रखरखाव काम किसका होता है, तो स्टेट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का है ना। ये किसके अंडर में काम करता है, तो ये हमारे राज्य सरकारों के अंडर में काम करता है, राज्य सरकारों द्वारा जो है बनाए जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, जिला मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। जिला मार्ग कौन से होते हैं, तो जिला मार्ग वो मार्ग होते हैं जो कि जिला का जो मुख्यालय जो होता है उसको अन्य भागों से जोड़ने का काम कौन करता है। जैसे मान चलो कहीं जिला है, अब जिले के आसपास बहुत सारे क्या होते हैं, कस्बे होते हैं, छोटे मोटे तहसील होती हैं, है ना। तो इनसे जोड़ने का काम किसका होता है, इनका जोड़ने का काम होता है जिला मार्ग का, है ना। इनसे कौन जोड़ता है, तो जिला मार्ग उनसे जोड़ते हैं। जिला मार्ग बनवाता कौन है, तो आप देखोगे जिला परिषद द्वारा जो है बनवाया जाता है, रखरखाव काम इन्हीं का होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर बात कर लेते हैं अन्य सड़कों में। अन्य सड़कों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर ग्रामीण सड़कें आती हैं। ग्रामीण सड़कों की हम बात करें तो आप देखोगे जो गांव को है ना, जो गांव को पास के शहरों से, अब देखो हुआ कि हमारा गांव जो है ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हमारे गांव जो है, हमारा जो भारत देश है वो एक तरीके का कृषि प्रधान देश रहा है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा रहे हैं। तो इन ग्रामीण क्षेत्रों को शहर तक जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ सड़कें तो होनी चाहिए ना, आसपास के टाउन से जोड़ने के लिए। आप देखोगे कुछ जो गांव होते हैं बहुत ज्यादा सुदूर होते हैं, बहुत अलग क्षेत्र में होते हैं, अलग थलग होते हैं, उनको शहरों से कैसे जोड़ा जाए, है ना। तो वो काम किसका है भाई, हमारे ग्रामीण सड़कों का है। और किसके अंडर में ये सड़कें बनवाई जा रही है, तो आप देखोगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर में जो है ये बनवाई जा रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर में। ठीक है ना। अच्छा, सीमांत सड़कें कौन सी होती है, तो सीमांत सड़कें होती हैं वो सड़कें होती हैं जो हमारी सीमांत इलाके जो होते हैं, जहां पर बॉर्डर एरिया जो होता है, जैसे पास में पाकिस्तान है, चाइना है ना, ऐसे इलाकों में, और जो बहुत दूर के इलाके होते हैं उधर ये जो है सड़कें बनवाई जाती हैं। आप इतने बड़े इलाकों में आप देखोगे सीमांत सड़कों बेसिकली जो होती है ना, ये दुर्गम इलाकों में बनवाई जाती है, जहां पर आप बोल सकते हो कि लोगों का जो जीवन जो होता है वो आसान नहीं होता। तो ऐसे इलाकों में आप देखोगे सड़कें बनवा दी जाती हैं, तो वहां पे आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जीवन आसान हो जाता है उनका। और दूसरी बात क्या है कि ये डिफेंस पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप सोच के देखो, सीमा लग रही है किसी देश के आगे, इन केस को युद्ध वगैरह हुआ तो तुम्हारी सड़कें तो होनी चाहिए कम से कम सामान को ले जाने के लिए, है ना। तो ये सड़कें जो है कौन बनवाता है, याद रखना, ये सड़कें जो है BRO, है ना, ये सड़कों BRO बनवाया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन सड़कों को बनवाता है। 1960 में जो इसको बनाया गया था। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं। ये क्या हुआ, आगे बात कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, है ना। तो उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के प्रकार से, अच्छा जिन सामग्री को जो है उपयोग किया गया सड़क को बनाने में, तो हिसाब से आप देखोगे दो सड़कें होती हैं। एक तो होता है हमारी पक्की सड़कें, दूसरी होती है हमारी कच्ची सड़कें। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिनमें जो है प्रॉपर तरीके से है ना गिट्टी डामर वगैरह का इस्तेमाल किया गया, अच्छी कंक्रीट गिट्टी का इस्तेमाल किया गया, वो हमारी पक्की सड़कें हो जाती है ना। और इन सड़कों को अगर आप देखोगे तो जैसे थोड़ी बहुत बारिश वारिश हो जाती है तो उसमें ये सड़कें जो होती हैं बिल्कुल सही बनी रहती है ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जो कच्ची सड़कें जो होती हैं वो कैसी होती है, तो इनमें जो है कुछ ऐसा है ना, कुछ कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसी जो मिट्टी विट्टी से बनवा दी जाती है। और आप देखोगे जैसी बारिश वारिश होती है या फिर कुछ भी कोई भी जो है आप बोल सकते हो कि कोई भी घटना हो जाती है, तो ये सड़कें जो है ज्यादा टिक नहीं पाती। इनको ये सड़कें जो होती है कच्ची सड़कें होती हैं। क्लियर हुआ। तो ये दो सड़कें होगी। आगे हम बात कर लेते हैं रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या भाई, रेल परिवहन जो है हमारे देश में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दूरस्थ इलाकों को जो जोड़ता है। अब जैसे सड़क परिवहन की हम बात करें, सड़क परिवहन से आप छोटी मोटी दूरी तय कर सकते हो। जैसे मान चलो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाना है आपको, तो आप ऑब्वियस सी बात है रेल परिवहन का ही जो है इस्तेमाल करोगे। क्लियर हुआ ना, रेल परिवहन का ही जो है इस्तेमाल करोगे आप। तो रेल परिवहन की अगर हम बात करें तो ये क्या है बेसिकली, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी आप बोल सकते हो एक अंडरटेकिंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार के अंडर में रेलवे आती है हमारी, और ठीक है, मतलब बोल सकते हो सरकार की जो सबसे बड़ी जो संस्था जो है ना, वो रेलवे संस्था ही हमारी। वो रेलवे जो है वो हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अंडरटेकिंग है। चलिए क्लियर हुआ। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, रेतीले मैदानों पर जो है रेल मार्ग स्थापित करना कठिन होता है। अब रेल की दिक्कत ये होती है कि रेलवे को आप हर जगह नहीं ले जा सकते। कुछ ऐसे दूरस्थ इलाके जो होते हैं, उनकी जो जलवायु जो होती है, फिर आप बोल सकते हो उनकी जो टरेन जो होती है, उनका जो टरेन जो है वो वैसी नहीं होती कि वहां पर आप जो है रेल परिवहन बना सको, है ना। चलिए, तो रेलवे लाइन स्थापित करने के लिए जो है विस्तृत नदी तल पर जो है पुल निर्माण आवश्यक है। तो आप देखोगे बहुत हमारी भारत की जो एक बनावट है ना, एक जो भौतिक बनावट जो है कुछ ऐसी है कि आप हर जगह जो है रेल का विस्तार नहीं कर सकते, है ना। तो आपको हर जगह पुल बनाने पड़ेंगे, बीच में नदियां पड़ेंगी तो वहां पे पुल बनाने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे
इलाके हैं, दुर्गम इलाके जो होते हैं, बहुत दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जहां पर आप देखोगे जनसंख्या बहुत कम होती है ना, और वहां पे आर्थिक अवसर भी कम होते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको जो है रेलवे कम देखने को मिलेगी। क्यों ऐसे? क्योंकि भाई सरकार जो इतनी खर्चा क्यों करेगी? जहां पर उनको थोड़ा बेनिफिट हो रहा होगा, जहां फायदा हो रहा होगा, वहीं तो रेलवे का विस्तार होगा ना। फिर हम बात करें जो हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, जैसे हम बात करें हमारे घाटों के बारे में, पश्चिमी घाट, हम बात करें हमारा पश्चिमी घाट हो गया, हमारा पूर्वी घाट हो गया, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है रेलवे को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे बननी तो है रेलवे, इतने ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पे पहाड़ियों वगैरह को काट के जो है यहाँ पर सुरंगें बनाई जाती हैं, उसके माध्यम से जो है पूरी रेलवे लाइन निकाली जाती है। ठीक है, हाँ, जैसे हम थोड़ा सा दूरस्थ इलाकों में जाएंगे, है ना, राजस्थान की रेगिस्तान इलाकों में जाएंगे, गुजरात में आप देखो बहुत सारे आपको दलदली क्षेत्र मिलेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आपको जंगल वंगल बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो यहां पर जो है रेलवे लाइन बिछाना अभी भी संभव नहीं हो पाया, धीरे धीरे हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे हम बात कर लेते हैं पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइंस के बारे में हम बात करें, अगर आपको कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज आपको भेजनी है ना, जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, जैसे हम जब बात करें प्राकृतिक गैस की बात करें, है ना, पेट्रोलियम की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तो इसको सप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमारा पाइपलाइन होता है ना। सबसे ज्यादा सेफ जो होता है वो हमारा पाइपलाइन होता है। सोच के देखो, अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी, जयपुर में वो फट गया, जयपुर में वो जो एक एलपीजी सिलेंडर ले जाता था शायद, वो फट गया, सीएनजी था, सीएनजी पता नहीं, एलपीजी सिलेंडर, वो पूरा जो टैंक जो था फट गया शायद, है ना। तो सोच के देखो, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है? पाइपलाइन। पाइपलाइन जो जमीन के नीचे होते हैं, और इनसे जो है क्या भेजा जाता है, इनसे जो है पानी, है ना, कोई चीज अगर स्लरी की फॉर्म में है ना, यानी गाड़ी है सेमी लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें जो है भेजी जाती है। तो आप देखोगे हमारे पास जो है इस देश में 3 प्रमुख जो पाइपलाइन प्रणाली मिलती है। आपको कौन कौन सी पाइपलाइन प्रणाली है? तो आप देखोगे गुजरात के हजीरा से लेकर जो है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर, याद कर लेना, है ना, गुजरात में सलाया से लेकर जो है पंजाब में जालंधर तक, और फिर तीसरी आप याद कर लेना ऊपरी असम से तेल क्षेत्र से कानपुर तक, है ना। तो ये आपको जो है प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है। जल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। अब जल परिवहन की हम बात करें तो आप देखो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब जो हमारे भारत देश के अंदर ही जो है जलमार्ग है, नदियों से, है ना, नदियों से, तालाबों से, है ना, बड़ी बड़ी नहरों से होके जाते हैं, और दूसरा होता है हमारा समुद्री मार्ग, है ना, जिससे हम जो है राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह होती है कि भाई जल परिवहन की अगर हम बात करें, यहां पर जो है ईंधन की खपत बहुत कम होती है। अगर आप देखोगे सबसे सस्ता हमारा परिवहन का माध्यम कौन सा है, तो आप देखोगे हमारा सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम जो है जल परिवहन है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में, तो आप देखोगे 14,500 किलोमीटर लंबा है हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब पूरे, अगर मैं भारत के जलमार्ग के बारे में बात करूं, नदियां, हमारे जो नहरें हैं, हमारे जो तालाब है, इनको मिला दिया जाए तो आप देखोगे 14,500 किलोमीटर का हमारा जो जलमार्ग है वो बैठता है। इसमें से आप देखोगे 3,700 किलोमीटर जो है मोटर चालित बोट के लायक है, मतलब यहां पर जो है मोटर चालित, जो मोटर वाली जो बोट्स होती हैं वो यहां पर चल सकती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हमारे जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5, इन सबको याद कर लेना है। इनसे जो है मैप में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, है ना, इसका वैसे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो एक बार इन सबको देख लेना, है ना। जैसे हमारा इलाहाबाद से हल्दिया, है ना, सदिया और धुबरी, तो इन सबको आपको याद कर लेना है ना। केरल में वेस्ट कोस्ट नहर जो है हमारी, है ना। अब जैसे काकीनाडा, पुडुचेरी की नहरों की बात करें हम, तो यहां पर आपको जलमार्ग दिखेगा। मतई नदी के साथ ब्राह्मणी नदी के निर्दिष्ट खंड, और हम बात करें महानदी, है ना, ब्राह्मणी नदी, तो यहां पर जहां पर डेल्टा बन रहा होता है नदियों को, जो डेल्टा बन रहे होते हैं, यहां पर भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक तरीके का यहां पर चैनल दिखेगा, आपको जलमार्ग दिखेंगे। तो इन सबको जो आपको याद कर लेना। बाकी हम बात करें प्रमुख समुद्री पतंग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे समुद्री पतंग है? सर पतंग क्या होता है कि जहां पर शिप जो होते हैं डॉक किए जाते हैं, मतलब सोच के देखो, तुम जब जाते हो, कहीं भी जाते हो, बस अड्डे पे जाते हो, नहीं जाते, वहां पर बहुत सारी बसें खड़ी होती हैं। वैसे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जहाज जब आते हैं तो उनको एक जगह खड़ा होना होता है ना, ताकि वहां पर क्या होगा, वहां पर सामान रखा जाएगा, निकाला जाएगा, वो सब काम होते हैं, है ना। वहां पर फ्यूल रिफ्यूलिंग की जाएगी, तो वो सब जो है कहां पर किए जाते हैं? पतंगों पे किए जाते हैं। यहां पर पतंग आप देखोगे हमारे भारत में बहुत सारे पतंग हैं। जैसे आप देखोगे 12 तो प्रमुख पतंग हैं, दूसरी बात करूं मैं, 200 से ज्यादा जो है मध्यम और छोटे पतंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसको पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, भारत की तटरेखा भी बहुत लंबी है, तो आप देखोगे ना 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है, तो आपको बहुत सारे जो है यहाँ पर, है ना, मध्यम और बड़े बड़े पोर्ट देखने को मिल जाएंगे इधर साइड में। यानी कि हमारे पश्चिमी तट की हम बात करें, यहाँ पर ज्यादा पोर्ट है, यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर थोड़े कम पोर्ट है। तो आप देखोगे दोनों साइड, अगर मैं बात करूं पूर्वी और पश्चिमी साइड, यहां पर दोनों तरफ आपको जो है तमाम पतंग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पतंग है? तो आप देखोगे मुंबई का वाला जो पतंग है हमारा प्राकृतिक पतंग है, और आप देखोगे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह, बहुत अच्छी बात है। मरमगांव की हम बात करें, कच्छ की हम बात करें, है ना, स्वतंत्रता के बाद जो है ये बनाया गया था। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो है कराची वाला पोर्ट तो चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है सर। कर्नाटक की हम बात करें, यहाँ पर मैंगलोर और मिल जाएगा आपको, लोएस का जो है निर्यात यहां पर होता है। चेन्नई की अगर हम बात करें, चेन्नई के सबसे पुराने मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक, चेन्नई की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में मिलेगा आपको। विशाखापट्टनम की बात करें, कहां मिलेगा सर? ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको, है ना। ये एक तरीके का लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब आप जैसे जाओगे तो ये अंदर तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पूरा शहर बसा हुआ है, और ये अंदर जाते हैं शिप, है ना, और प्रॉपर तरीके से लैंडलॉक है ना। चारों तरफ आप देखोगे, तीनों इधर 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 हर तरफ से जो है
ये आप बोल सकते हो जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको लैंडलॉक बोला गया है, और अच्छी तरह संरक्षित बंदरगाह है। उड़ीसा की मैं बात करें तो पारादीप आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर लोएस्ट का निर्यात अच्छा खासा होता है, तो आपको ये सब याद कर लेना है। कलकत्ता की हम बात करें, कलकत्ता भी एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, मतलब ये नदी में कलकत्ता जो पोर्ट है हमारा, ये थोड़ा सा अंदर बना हुआ है, समुद्र का तटीय क्षेत्र जो है उससे लगभग जो है 100 किलोमीटर जो है अंदर ये बना हुआ है हमारा कलकत्ता का ये अंतर्देशीय नदी पर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन की हम बात करें तो कब शुरू किया गया था, देखो वायु परिवहन जो है आप देखोगे 1911 में शुरू हो गया था, अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ। तो 1953 में जो है वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब सारी जो पहले क्या था, पहले राष्ट्रीयकरण नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ प्राइवेट कंपनी जो थी वो चलाती थी, उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हो गया, सिर्फ एयर इंडिया बची भाई, है ना, मतलब यहां पे जो है सरकार के अंडर में आ गई एयरलाइन। फिर क्या हुआ आप देखोगे वायु परिवहन से होता क्या, वायु परिवहन के फायदे क्या होते हैं। एक तो देखो जब आपको लंबी दूरी तय करनी है कम समय में आपको लंबी दूरी तय करनी है तो उसके लिए वायु परिवहन सबसे बेस्ट है। और होता क्या भाई, ये जितने भी दुर्गम इलाके हैं, कठिन रेगिस्तान है, फर्क नहीं पड़ता, जंगल है, कुछ भी है चाहे, है ना, ये दूर दराज के इलाकों में जो है आसानी से जो है पहुंचा जा सकता है वायु परिवहन के थ्रू। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बात करें भारत की तो आप देखोगे हमारे यहाँ पर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो फैसिलिटीज चलती हैं, ये क्या करती है भाई, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की हम बात करें तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को, और यहां पर हम बात करें उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्य के जो दुर्गम इलाके जो होते हैं यहां पर अपनी जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है प्रदान करती हैं। याद कर लेना पवन हंस हेलीकॉप्टर के बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है, संचार सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। संचार सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखोगे संचार भी क्या है, संचार की हम बात करें कम्युनिकेशन। अब सोच के देखो कम्युनिकेशन भी क्या है, कम्युनिकेशन से भी तो भाई आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। अब जैसे मैं बताऊं, मेरे को आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये भी क्या, ये भी एक तरीके का संचार का माध्यम है। मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी तो एक संचार का माध्यम है ना भाई, है ना। तो संचार भी बहुत जरूरी हो जाता है। संचार की अगर हम बात करें, ये भी एक तरीके का हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का हिस्सा है, और ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हो परिवहन का हिस्सा है भाई, है ना। पहले क्या था, पहले आप देखते थे, पहले वो कबूतर वगैरह भेजे जाते थे, है ना, बहुत सारे जो आपके जो है ना संदेश लेके जाया करते थे, 2-2 3-3 महीने लग जाया करते थे। लेकिन अब क्या, अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वैसे वैसे आप देखोगे कि उतनी जल्दी जो है आप देखो संचार का साधन भी लोगों तक पहुंच गया। आज के टाइम पर आप देखोगे फोन है आपके पास, फोन से आप किसी से भी बात करो, है ना, मान लो इंस्टाग्राम है आपके पास, फेसबुक है आपके पास, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करो। इंटरनेट के इस्तेमाल करने से मेल वेल भेज दो किसी को, आप किसी से भी बात करते, किसी से भी बात कर सकते हो। ठीक है, फिर आप देखोगे टीवी वगैरह चलती है आपके यहाँ पे, टीवी भी एक तरीके का संचार है। रेडियो पहले चला करते थे, है ना, पहले आकाशवाणी चला करती थी। आकाशवाणी में आप देखोगे ये सरकार के अंडरटेकिंग में था। आकाशवाणी की हम बात करें उसमें आप देखोगे तमाम जो न्यूज जो होते हैं, तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, तमाम जो मनोरंजन के कार्यक्रम जो शुरू किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे इनसेट आ गया, सैटेलाइट आ गई। सैटेलाइट के बाद आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से भारत सरकार का एक चैनल चला दूरदर्शन, उस पर आप देखोगे रामायण वगैरह आया करती थी। तो ये तमाम क्या है, तमाम ये जो है संचार की सेवाएं हैं, संचार की साधन है। ठीक है ना। तो संचार में हमारा भारतीय डाक भी आ जाता है। बहुत सारे आप देखोगे हमारे देश में आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे, डाक, है ना, डाक आपको जो है डाक दफ्तर मिल जाएंगे। तो डाक भी दो तरह का होता है भाई, प्रथम श्रेणी डाक और द्वितीय श्रेणी डाक। प्रथम श्रेणी डाक में क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे प्रथम फर्स्ट क्लास आप बोल सकते हो मेल सर्विसेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप देखोगे जो भी पर्सनल जो मेल्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, है ना, जो भी मैसेजेस वगैरह जो होते हैं, पत्र जो होते हैं, वो सब जो है भेजे जाते हैं, और इसको जो है एयरलिफ्ट दिया जाता है। एयरलिफ्ट मतलब मतलब आप देखोगे हवाई जहाज वगैरह से भेजा जाता है और जल्दी भेजा जाता है इसको, है ना। मेन यही होता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। द्वितीय श्रेणी डाक की अगर बात करें तो इसमें अखबार वगैरह आ जाते हैं, मैगजीन्स वगैरह आ जाती हैं, और इसमें आप देखोगे इसमें एयरलिफ्ट का यूज नहीं किया जाता है ना। ये द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, है ना, बात करें हम टेलीफोन की। भाई टेलीफोन आज के जमाने में सबके पास फोन देखने को मिलेगा आपको। पहले टेलीफोन हुआ करते थे, फोन है प्रॉपर तरीके से, चलो, है ना। जैसे फिल्मों की हम बात करें तो सीबीएफसी जो है हमारी फिल्मों को मैनेज करती है प्रॉपर तरीके से। आप देखोगे जितनी भी फिल्में होती हैं आप देखते हो फोन पे, नेटफ्लिक्स पे, इन सब पे जो है जो भी फिल्में आप देखते हो, तो वो भी एक तरीके का संचार का हिस्सा है। फिर समाचार पत्र की हम बात करें, जनसंचार की हम बात करें, सुबह सुबह उठ के, ये भी तो जनसंचार है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इस पे कितने भी व्यूज आएंगे तो एक तरीके का जनसंचार है। मैं हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे मोबाइल टेलीफोन की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की आपको जो है जनसंचार मिल जाएंगे। ठीक है। अब फिर आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात आती है ना, तो यहाँ पर 3 चीजें आती है। पहले आता है भाई निर्यात, एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब जो चीज आप भेज रहे हो। दूसरा होता है हमारे आयात। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है आयात। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, है ना, जो चीजें आपके देश में आ रही है, जो चीज मंगा रहे हो। और तीसरा होता है भाई व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन क्या भाई, व्यापार संतुलन इसको बोलते हैं ट्रेड, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। अच्छा ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करें, बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो आप देखोगे किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर ही उसे जो है देश का व्यापार संतुलन बनाए रखना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करें तो आप देखोगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि कितना आपके यहां पे निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ, इसके बीच का जो अंतर होता है ना, तो वही क्या बताता है, वही हमारा व्यापार संतुलन बताता है। अब सुने यहां पे, जब आपके देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जब आपके देश का निर्यात ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे जब तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, है ना, व्यापार का अनुकूल संतुलन। अब जब क्या हुआ, जब आपका आयात जो है बहुत ज्यादा है और निर्यात कम है, तो उसको बोलेंगे व्यापार का प्रतिकूल संतुलन। व्यापार का
प्रतिकूल संतुलन, है ना, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कब होता है? जब आपके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं, मतलब आप चीजें भेज ज्यादा रहे हो, मंगा कम रहे हो, आपको जरूरत नहीं है। और आप देखोगे जब ट्रेड डेफिसिट कब होता है? ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट मतलब चीजें आप बहुत ज्यादा मंगा रहे हो, चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं आपके देश में और आप भेज कम रहे हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, क्या अच्छा होता है? ट्रेड सरप्लस अच्छा होता है ना, मतलब जो आपका व्यापार का संतुलन जो है, जब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है? वो जब आपके फेवर में है ना, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो इसमें आप देखोगे तो अच्छी बात होती है। मतलब आप चीजें मंगा कम रहे हो, आप भेज ज्यादा रहे हो, मतलब आपको दूसरे देशों की जो जरूरत है वो आपकी ज्यादा है, मतलब आपको जो है दूसरों की जरूरत कम है और दूसरे देशों को आपकी जरूरत ज्यादा है। तो ये चीज दर्शाती है। वैसे जैसे चाइना की हम बात करें, चाइना में क्या है? चाइना में आप देखोगे $1 ट्रिलियन उनका क्या है? उनका ट्रेड सरप्लस है, मतलब वो चीजें मंगाते कम है, भेजते बहुत ज्यादा है। तो ये सारी जो चीजें वो आ जाती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात कर लेते हैं पर्यटन की। पर्यटन के बारे में हम बात करें तो भाई पर्यटन का मतलब क्या होता है? तो पर्यटन भी एक व्यापार के रूप में आपको दिखाई देगा। अब लोग जो है घूमने जाते हैं भाई, है ना, लोग जो है माइंड फ्रेश करने घूमने जाते हैं, तो जहां घूमने जाएंगे वहां पैसा वैसा खर्च करेंगे भाई, होटल लेंगे, चीजें वीजों में खर्च करेंगे। तो आप देखोगे ये भी एक बहुत तरह से आप बोल सकते हो, एक तरीके से बोल सकते हो, एक व्यापार का ही रूप है ना। कितने लोगों को रोजगार दिया? आप देखोगे 150 लाख से भी अधिक जो है व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, 150 लाख से ज्यादा लोग, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। आप देखोगे सबसे पहली बात क्या है? ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। आप जब अलग अलग देशों में जाओगे, अलग अलग जगहों पर जाओगे, तो एक तरीके का आपको भारत का जो कल्चर है वो समझने का मौका मिलेगा। इससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता जो होती है वो बढ़ती है। आपको अलग अलग चीजें समझने का जो है यहाँ पर वो मिलेगा। मतलब आप सोच के देखो, कहीं भी आप जा रहे हो तो एक तरीके का अपने देश के बारे में जान रहे हो। जब जितना आप देश के बारे में जानोगे उतना ही आपको देश से प्यार होगा, ठीक है। स्थानीय क्राफ्ट वर्क्स और जो आप बोल सकते हो शील, अगर हम बात करें क्राफ्ट वर्क की, सांस्कृतिक गतिविधियों की हम बात करें, इनके बारे में आपको समझने का मौका मिलता है। जब जहां जा रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी ना, उनके क्राफ्ट वर्क जो होते हैं, है ना, उनके क्राफ्ट वर्क्स की अगर हम बात करें, उनके हम सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें। ऐसा आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आपको अलग अलग वहां पे जो चूड़ी वूड़ी बनाते हैं, अलग अलग उनका एक अलग से उनका क्राफ्ट वर्क्स होते हैं, वो वहां के लोकल के लोग ही जो है जानते हैं बस। उसकी हम बात करें, उसको बढ़ावा मिलता है। भारतीय संस्कृति और विरासत की जो समझ होती है, अब आप अगर भारत देश को घूमोगे तो कहीं ना कहीं आपको भारत देश के लोगों की ही समझ होगी, भारत देश की विरासत, भारत की संस्कृति के बारे में जो आपको और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो शिल्पकार की हम बात करें, देखो अगर स्थानीय जगहों की अगर हम बात करें, वहां पर आपको बहुत सारी क्या मिलेंगे? शिल्पकार मिलेंगे, जो वहां का लोकल का काम करते हैं ना, उनकी जो लोकल की जो संस्कृति होती है उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो आप देखोगे बहुत तरह तरह की चीजें बनाते हैं वो, है ना। तो उससे आपको जो है क्या मिलता है? उससे आपको जो है वहां की गतिविधियों के बारे में पता लगता है, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में पता लगता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है समाप्त हुआ। इसी के तरह जो हमारे चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।